जब आपसे डिस्कशन कर रहा था, मैं आपसे कल जो डिस्कशन कर रहा था, आपको मालूम होगा कि एक हाइड्रोजन एटम के मास को मैंने बोला था कि यदि मैं रिप्रेजेंट करता हूं इन ग्राम्स, तो ये लगभग आती है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। वही कार्बन के एक एटम का मास को मैं यदि रिप्रेजेंट करता हूं तो इट विल कम अराउंड 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। और आप सभी बच्चों को मालूम है, जैसे कि लास्ट क्लास मैंने बताया था कि एटम के मास को क्या यदि ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए, केजी में रिप्रेजेंट किया जाए, तो आर दे मतलब अच्छे यूनिट है एटम के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एटम के मास बहुत छोटे होते हैं। ग्राम और केजी इज अ वेरी बिग मास। ओके, तो 1961 में आप सभी को मालूम है, जैसे कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने वो कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 होता है उसको स्टैंडर्ड चुना और बोला इसी के आधार पे आप डिफरेंट एटम्स के वजन को बताया जाएगा। चलिए मुझे जरा बताइएगा कि आईयूपीएसी ने एक एटम ऑफ कार्बन 12 को कितना माना था, कितना एटॉमिक मास यूनिट माना था? जल्दी बताओगे? बताया था ना लास्ट क्लास बच्चों? 1 क्या 12 AMU 12 AMU है ना। एक एटम ऑफ कार्बन 12 के मास को 12 AMU माना था। फिर उसने क्या किया था, जो एक एटम का मास होता है उसको 1/12 से इंटू की, है ना। तो क्या मिला था, 1 AMU का हमारे पास एक डेफिनेशन आ गया। तो 1 AMU क्या होता है, 1/12 पोर्शन ऑफ कार्बन 12 एटम के मास को हम लोग 1 AMU बोलते हैं। ओके, ये दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी कल पूछ दिया जाता है, व्हाट इज 1 AMU? ओके, 1 AMU क्या होती है, 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। और यदि 1 AMU को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो ये रफली 1.6605 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम आती है, यदि हम लोग इस मास को रिप्रेजेंट करें ग्राम में। ओके, क्योंकि बहुत बच्चों को इंफॉर्मेशन चाहिए कि भैया कितना ग्राम होता है एक AMU। ओके, आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ग्राम तो नॉर्मली यूज आप करते हो। तो चलिए हमारे पास एक AMU नाम की एक चीज आ गई। तो यदि मैं आप लोगों को बोलता हूं एक पल के लिए, मान लो हीलियम इज 4.003 AMU, तो एक हीलियम का एटम कितना गुना भारी है 1/12 कार्बन 12 एटम से? 4 गुना, ठीक है ना। यदि मैं बोलता हूं हीलियम इज इक्वल टू 4 AMU, तो इसका मतलब हीलियम का एटम लगभग 4 गुना भारी है 1/12 कार्बन 12 एटम से। ओके, if I will tell hydrogen is equal to 1.008 AMU, तो इसका मतलब हाइड्रोजन एटम लगभग बराबर मास का है 1/12 कार्बन 12 एटम का। सिमिलरली ऑक्सीजन इज इक्वल टू 15.995 AMU यदि मैं बोलता हूं, तो ऑक्सीजन का एक एटम लगभग 16 गुना भारी है 1/12 कार्बन 12 एटम से। और बाद में आईयूपीएसी ने बोला कि AMU को चेंज करके U बोला जाएगा, ठीक है ना। एटॉमिक मास यूनिट को अब चेंज करके क्या बोला उन्होंने, यूनिफाइड मास बोलेंगे, ठीक है ना। यू इज फॉर यूनिफाइड मास। ओके, ये तो बताया था मैंने आप लोगों को, जहां तक मुझे मालूम है। चलिए, ये चार्ट मैंने आप लोगों को बोला था लास्ट क्लास में देख के आने के लिए। चलिए देखते हैं कितने बच्चों को एटॉमिक मास याद है। हाइड्रोजन है, जल्दी मतलब राउंड ऑफ करके बताना, एकदम एग्जैक्ट वाली बात नहीं है यहाँ पे। जल्दी बच्चों बताना प्लीज, एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा? 1 U 1 हीलियम का 4 4 U, कार्बन का 12 U नाइट्रोजन का 14 U 14 U, ऑक्सीजन का 16 U फ्लोरीन का 19 U 19 U, नियॉन का 20 U 20, सोडियम 23. 23 U, वेरी गुड। मैग्नीशियम 24 वेरी गुड। क्लोरीन का हम लोग एवरेज एटॉमिक मास 35.5 यस, ये तो आप लोग क्लास 9th में पढ़ते हो।
पोटासियम का कितना होता बच्चा, बोलो। 39. 39. कैल्शियम 40. आर्गन 40. आयरन 56, ये याद रखिएगा थोड़ा, ठीक है ना। कॉपर 63.5 यू होता है, जिंक 65.3 होती है, बट रहने 65 यू इज ओके। ब्रोमीन, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा दिमाग में रख लोगे तो जरूरी है। ब्रोमीन 180 यू होती है, सिल्वर 107 यू होता है, ठीक है ना, ये दिमाग में रखिएगा। मतलब 107 क्या 108 लेके चलते हैं, 107.9 के आसपास होती है, ठीक है ना। गोल्ड 197 यू होती। सल्फर कितना, सल्फर मालूम होगा आप लोगों को, बोलिए। 32. सल्फर मालूम है क्या? 32. 32। तो चलो ये सारे मास आप लोगों को मालूम है, ओके। यदि मैं बोल रहा हूँ कि सल्फर 32 यू है, इसका मतलब सल्फर का एक एटम 1/12 कार्बन एटम से कम 32 गुना भारी है, लगभग 32 गुना भारी। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास की कॉन्सेप्ट वेरी सिंपल है, कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें। सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मतलब एक मॉलिक्यूल में जितने सारे एटम्स हैं ना बालक लोग, उसके हम लोग क्या करेंगे, सबके एटम के मास को ऐड कर देंगे। जैसे कि देखो कुछ इंपॉर्टेंट की मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि आप आगे जब न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे तो वहां पे आपको स्पीड चाहिए। तो आप मुझे जरा सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास बता सकते हो, सारे एटम जो है उनके एटॉमिक मास को जोड़ देना। फटाफट कौन बच्चा जल्दी बताएगा सबसे पहले? 98 यू। वेरी गुड बेटा, 98 यू। मतलब क्या होता है, एक है हाइड्रोजन, मतलब 1 होता है हाइड्रोजन का 1 यू इंटू 2 है ना, प्लस सल्फर का 32 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 हो गया, है ना। तो यदि आप करते हो तो 64 प्लस 32 88, सॉरी 90 सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 64 प्लस 32 और 2 98 यू आ जाएगा, ठीक है ना, गॉट इट। अब उसी प्रकार मैं आपसे फॉस्फोरिक एसिड का बोल रहा हूँ तो कितना होगा बताना। फॉस्फोरिक एसिड का हाइड्रोजन का 1 यू इंटू 2 इंटू 3 है, 3 है। फॉस्फोरस का कितना होता है बालक लोग? 31। 16 इंटू 4, जल्दी बताओ कितना होगा। देखो ये ध्यान में रखिएगा, फॉस्फोरिक एसिड और 94. हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड का सेम मॉलिक्यूलर मास होता है, ये दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं। चलो मैं आपसे यदि पूछ लूं ग्लूकोज का कितना होगा, बता सकते हो? 12 यू इंटू 6 72 हो गई। 180. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। प्लस 1 यू इंटू 12, ओके, प्लस 16 यू इंटू 16, सॉरी इंटू 6, तो 180 यू आ गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जिसका आप याद रखना। यूरिया का आप बता सकते हो क्या? NH2CU NH2, ये एक इंपॉर्टेंट है यूरिया। कितना बताओ इसका? 60 यू। 60। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये मॉलिक्यूलर मास मैंने जितने के बताए हैं ना बालक लोग, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये थोड़ा दिमाग में रखिए, गॉट इट। फॉर्मूला यूनिट मास, देखो मॉलिक्यूलर मास की कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला यूनिट मास के कॉन्सेप्ट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फॉर्मूलर यूनिट मास हम लोग यूज करते हैं इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड। यदि मैं आयनिक कंपाउंड की बात करूंगा तो मैं फॉर्मूला यूनिट मास का प्रयोग करूंगा, ठीक है ना, ये दिमाग में रखिए। जैसे कि मैं बात करता हूं आप लोगों के सामने सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोवैलेंट बोले तो आयनिक कंपाउंड है। पोटासियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। पोटासियम क्लोरेट एक आयनिक कंपाउंड है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड है जिसके आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूनिट मास मालूम होनी चाहिए।
फॉर्मूला यूनिट मास मतलब एक आयनिक फॉर्मूला का टोटल मास, सब एटम के मास को जोड़ लो। कितना आएगा सोडियम क्लोराइड के बालक लोग? 58.5। पोटेशियम क्लोराइड का 39 होती है ना? 74.5। पोटासियम क्लोरेट, दिस वन इज एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसका मास आपको मालूम होना चाहिए। देखो 39U प्लस क्लोरीन का 35.5U प्लस 16 इंटू 3U। ओके, 16U इंटू 3, ये आ जाएगी 122.5U। याद रखिएगा पोटासियम क्लोरेट, इसका नाम है पोटासियम क्लोरेट। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो आपके कुछ क्वेश्चंस में आएंगे। अंडरस्टूड? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ये तो आप लोगों को मालूम ही है। एटमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने सारे एटम होते हैं, ये सब कैलकुलेशन में काम आएंगे। देखो ये सब कॉन्सेप्ट आप भले जूनियर क्लास में पढ़ते हो, बट यदि आप भूलते हो ये सब कॉन्सेप्ट को 11th 12th में, तो बहुत मुश्किल में फंसते हो। तो दिमाग में रहनी चाहिए। एटमिसिटी मींस नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल है कोई भी चीज का, उसमें कितने सारे एटम। जैसे मैं आपसे बात करूं स्टूडेंट, बेटा किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ करो। मोनो एटमिक, ठीक है ना? मोनो एटमिक मींस एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम है। आप बताओ मुझे, जो नोबल गैसेस होते हैं जैसे कि हीलियम होती है, नियन होती है, आर्गन होती है, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, तो जो भी नोबल गैस होते हैं उसके मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ एक एटम होते हैं। ये दिमाग में रखिएगा। मेटल्स, जो भी मेटल्स होते हैं, सोडियम हो गई, पोटासियम हो गई, अल्युमिनियम हो गई, ये सब मोनो एटमिक है, इनके मॉलिक्यूल में एक ही एटम। डायएटमिक, डायएटमिक इनके मॉलिक्यूल में दो एटम। जैसे मैं आपसे बात कर लूं हाइड्रोजन गैस, ओके, मॉलिक्यूल में दो एटम है ना। हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन कभी भी प्रकृति में H के तरह नहीं एग्जिस्ट करता है, वो H2 के तरह एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन उसी प्रकार O2 के तरह एग्जिस्ट करता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड डायएटमिक नहीं होगी। एग्जाम में यदि एयर बोला जाए तो एयर भी एक डायएटमिक गैस है। एयर को मान के चलते हैं डायएटमिक गैस, वैसे एयर में बहुत सारा चीज होता है, बट एग्जाम में दे दिया एयर, इसकी एटमिसिटी क्या है, क्वेश्चन में आया कुछ ऐसा, तो एयर को हम लोग डायएटमिक लेके चलते हैं। एक्सेट्रा बहुत सारे। ट्राइएटमिक, कोई ट्राइएटमिक गैस का या ट्राइएटमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल देगा क्या? ओजोन। ओजोन, वेरी गुड। और कार्बन डाइऑक्साइड है ना। चलिए, इफ आई विल टॉक ऑफ टेट्राएटमिक, टेट्राएटमिक सल्फर ट्राइऑक्साइड बोल सकते हैं, ओके, एमोनिया बोल सकते हैं, चार है ना। ऑक्टा एटमिक, एटमिक सल्फर, सल्फर होती है, सेफ होती है। टेट्रा एटमिक में और एक इंपॉर्टेंट फॉस्फोरस आपको मालूम होना चाहिए। तो ये तो एटमिसिटी की सिंपल कॉन्सेप्ट हो गई, जिसके एप्लीकेशन क्वेश्चंस में आएंगे। अब चलो आते हैं मोल कॉन्सेप्ट वाले पार्ट। मोल कॉन्सेप्ट हल्का फुल्का आप लोग जूनियर क्लास में भी पढ़ के आते, बट इसकी ह्यूज एप्लीकेशन आपको 11th 12th में मिलेगी और काफी दिमाग को जागृत करने वाली चीज है। ये जस्ट सीमित फॉर्मूला से नहीं रहोगे आप लोग, वहां पे आपका दिमाग खुलेगा और आप लोग न्यूमेरिकल को बनाना सीखोगे, दिमाग में ही बना लोगे कुछ न्यूमेरिकल। बट चलो कुछ सिंपल फॉर्मूला है, जल्दी देख लेते हैं हम लोग। एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं बेटे? इतना हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल है ना, मैं लिख देता हूँ, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, जिसको डिनोट किया जाता है विद द लेटर Na, या कहीं कहीं ये N0 भी लिखा रहता है, ठीक है ना। Na और N एक छोटा सा जीरो नीचे में, N0, दैट इज इक्वल टू इतना पार्टिकल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मुझे बताने की जरूरत नहीं है, गिवन मास बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास बोलो, मॉलिक्यूलर मास आप लोगों को निकलने आता है। नंबर ऑफ मोल्स का और एक फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम जो एसटीपी पे दिया रहेगा डिवाइडेड बाय 22.4।
नंबर ऑफ मोल्स का और एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। ये 3 फॉर्मूला सपोज आप जूनियर क्लास से पढ़ के ही आते हो। ये 3 फॉर्मूला को मुझे क्या एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या स्टूडेंट? नो सर। नो सर। है ना, सबको मालूम है, क्लास 9th में पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला। अब देखो, चलो मैं एक बार इस फॉर्मूला को लिख देता हूं ताकि आप लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करना सीखें, किस तरह अप्लाई किया जाता है। नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग किस अक्षर से डिनोट करते हैं बता सकते हो? एन। एन। नंबर ऑफ मोल्स को एन से डिनोट किया जाता है। तो इसका हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा, गिवन मास, मानो क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये एक नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है। एक और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम एट एसटीपी, मतलब एसटीपी पे आपको दे देगा कि गैस इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है, डिवाइडेड बाय 22.4, ये भी एक नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है। एक और मोल्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ओके, एग्जाम में दे देगा कि कितना पार्टिकल्स है, कितना मोल्स होगा, निकालिए, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब देखो ये फॉर्मूला जो है ना, इनको सोचो थोड़ा सा। देखो ये भी मोल का फॉर्मूला है, गिवन मास बाय मोलर मास। वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ये भी मोल का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये भी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है। अब कभी कल क्या होगा, आपको दे देगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स की इतना पार्टिकल्स है, बोलेगा वॉल्यूम निकालिए एसटीपी पे कितना होगा। ठीक है ना, मैं ये दोनों फॉर्मूला लगा दूंगा, इक्वेट कर दूंगा। एग्जाम में हमको दे देगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये वाला दे देगा, मानो ये वाला दे दिया। एवोगैड्रो नंबर हमको मालूम रहता है, 22.4 लीटर प्रेजेंट है, ये वाला पूछेगा, निकाल सकते हैं आराम से। कोई भी दो फॉर्मूला को हम लोग रिलेट कर लेते हैं। मान लो एग्जाम में दे दिया गिवन मास, बोल दिया कि इतना मास, अब बोला निकालिए कितना पार्टिकल्स होगा, तो भैया गिवन मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, मोलर मास आप ऐड करके निकाल सकते हो उस कंपाउंड का, ये वाला आपसे पूछेगा, आप इन दोनों को इक्वेट करो, निकाल लो, है कि नहीं? सिंपल सा कहानी। तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग बना लेंगे ताकि आपकी आइडिया थोड़ी चेक हो जाए। बट चलो उससे पहले आप बच्चों को आज मैं एक चीज बता दूं कि एक मोल में इतना पार्टिकल्स जो होता है क्यों होता है, आपको जाननी चाहिए। एज अ साइंस स्टूडेंट आपको पूछना चाहिए कि सर एक मोल में इतना ही पार्टिकल्स क्यों होता है, इससे ज्यादा क्यों नहीं होता, इससे कम क्यों नहीं। ओके, अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ, यदि मैं आपसे बात करता हूं 1 दर्जन, तो 1 दर्जन का मतलब क्या सिर्फ 12 केले होते हैं कि 12 में कुछ भी ले सकता हूं? 12 में कुछ भी। ग्रुप ऑफ 12 को हम लोग बोलते हैं 1 दर्जन, है कि नहीं? उसी प्रकार एक मोल का मतलब इतना सिर्फ पार्टिकल्स नहीं होता है, इतना सिर्फ एटम्स नहीं होता, इतना सिर्फ आयंस नहीं होता है, इतना सिर्फ मॉलिक्यूल्स नहीं होता, कुछ भी। यदि मेरे पास इतने सारे दोस्त हैं तो हम बोल सकते हैं कि मेरे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ फ्रेंड्स है। यदि मेरे पास इतने कपड़े हैं तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ कपड़े है। तो ये इसको सीमित मत कर देना, दिस नंबर इज इक्वल टू 1 मोल, जिसका मतलब कुछ भी हो सकता है, इतना सारा कुछ भी मेरे पास है जिसको मैं बोल सकता हूँ 1 मोल। अब ये कहां से आया कि मतलब 1 मोल को हम लोग इतना ही पार्टिकल्स क्यों बोलते हैं? देखो IUPAC ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने बोला कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, मतलब वो कार्बन जिसका मास 12 है उसका 12 ग्राम लो और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसमें जितने सारे आपके एटम्स हैं उसी को 1 मोल माना जाएगा। ओके, उसी को 1 मोल माना जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, IUPAC ने क्या बोला कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 लीजिए, 12 ग्राम वो कार्बन एटम जिसका एटॉमिक मास 12 है। ओके, उसमें जितने सारे एटम्स होंगे उसी को 1 मोल बोला जाएगा। चलिए अब हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देखते हैं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में क्या सचमुच इतने ही एटम्स आते हैं। चलिए देखते हैं। देखो मॉडर्न टेक्निक है, वन टेक्निक आपको मैं बता दूं, देयर इज अ टेक्निक नोन एज मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये एक मॉडर्न डिवाइस होती है जिससे एटम का मास को एग्जैक्टली पता किया जा सकता है, लगभग एग्जैक्टली पता किया जाता है मास स्पेक्ट्रोमीटर से।
तो मास स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस है जिससे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक चीजों के मास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस डिवाइस से हमें एक कार्बन एटम का मास, वन कार्बन एटम का मास मिला था 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। मतलब इतना एग्जैक्टली बता दिया था उसने एक कार्बन एटम का मास। ठीक है ना, कौन सा कार्बन? कार्बन 12 एटम का मास। ठीक है ना, ओके। अब देखो थोड़ा सा मैं आपका मैथमेटिकल स्किल चेक कर लेता हूं। बच्चों मान लो मेरे पास 100 kg मैंगो है, ठीक है ना, और 1 मैंगो 5 kg का है। तो मुझे बताना कि नंबर ऑफ मैंगोज कितने हैं मेरे पास? 20। कितने हैं? 20। मैंने क्या किया, टोटल मास को डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मैंगो, तो हमें नंबर ऑफ मैंगोज मिल गई। ओके, तो देखो IUPAC ने क्या बोला था कि 12 ग्राम लिया था कार्बन 12 का। ठीक है ना, 12 ग्राम लिया था कार्बन 12 का, तो टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 एटम, तो मास ऑफ 1 एटम से मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे नंबर ऑफ एटम मिल जाएगी 12 ग्राम में। देखो ये ग्राम और ग्राम तो कटेगा। अब 1.992648 को मैं 2 रफली मान सकता हूं। यदि मैं इसको रफली 2 मानता हूं, रफली यदि मैं इसको 2 मानता हूं तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 6 बार में कटेगा, और इंटू 10 टू दी पावर -23 ऊपर जाएगा तो कितना होगा? 10 टू दी पावर 23 एटम्स। बट यदि एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया जाए 1.992648 लेके, तो ये आती है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स। समझ गए ना? अब आप लोग एग्जाम में कैलकुलेशन के दौरान इसको 6 इंटू 10 टू दी पावर 23 लेके बना सकते हो, अपने क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने में आसान है। ठीक है, आप लोग समझ गए ना? 1.992648 को 2 मान लिए तो 2 से डिवाइड किए तो 6 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स आई 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। समझिए बात को, तो उसी को 1 मोल माना गया। चलो 1 मोल आ गई हमारे पास। क्या होता है? एक सिंपल सी चीज है मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? mass of 1 mole of a substance expressed in gram। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो कोई भी चीज के 1 मोल मैं लेता हूं, कोई भी चीज का, कोई भी चीज, एनी सब्सटेंस, कोई भी चीज का मैं 1 मोल लेता हूं और उसके 1 मोल का मास यदि मैं ग्राम में लिखता हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं उस चीज का मोलर मास लिख रहा हूं। समझिए बात को, किसी भी चीज का 1 मोल का मास यदि मैं ग्राम में लिखता हूं तो मैं बोलता हूं मैं उसका मोलर मास लिख रहा हूं। अब देखो मोलर मास निकालने का मेथड कितना आसान होता है। मान लीजिए आपके पास वाटर है। अब बच्चों मुझे वाटर के 1 मॉलिक्यूल का मास बताना तो कितना होगा? 18 U। 18 U होगा, है कि नहीं? 18 U होगा। अब देखो बच्चों, वाटर के 1 मॉलिक्यूल का मास हो गया 18 U। अब आपको वाटर के ये वाला 1 मॉलिक्यूल का है, चलो मैं लिखता हूं। अब देखो देयर इज अ जनरलाइज्ड कैलकुलेशन। एक कैलकुलेशन इतना अच्छा है कि यदि अब आपको 1 मोल मॉलिक्यूल का मास चाहिए, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या करो, यू हटाओ और ग्राम लिख दो। तो आप 18 ग्राम जैसे ही लिखते हो तो ये 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल का मास आ जाता है। मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ
वाटर का मास आ जाता है। चलो बच्चों लोग देखो, और ये कैलकुलेशन एमिडियो एवोगैड्रो ने किया था। इट वाज अ यूनिक कैलकुलेशन, जहां पे एमिडियो एवोगैड्रो ने बोला था यदि एक मॉलिक्यूल का मास 18 U है तो एक मोल मॉलिक्यूल का मास 18 ग्राम हो। चल बालक लोग मुझे सल्फ्यूरिक एसिड के एक मोल का मास बता देना। 98 ग्राम। वेरी गुड, 98 ग्राम। नाइट्रिक एसिड के एक मोल मॉलिक्यूल का मास बता देना। 98। हाँ, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऐड करो बेटा, ऐड करो। हाइड्रोजन होती है 1, नाइट्रोजन 14, 14 और 15 और 16 3 48, 48 और कितनी हो गई 12, 63 हो जाएगी ना। ओके, 48 12 60 और 3 63 हो जाएगी। तो 63 U होगा एक मॉलिक्यूल का, बट एक मोल मॉलिक्यूल का कितना लिख देंगे? ग्राम। 63 ग्राम। समझिए बात को। समझ गया ना? ये सब याद रखना, ठीक है ना। नाइट्रिक एसिड सबके मास को आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट मतलब आएंगे बाद में, तो आप वहां पे एग्जाम में कैलकुलेट करोगे तो आपके टाइम वेस्ट होगी। ओके, अब आ जाओ मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय the volume occupied by one mole of any gas at STP। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी गैस में लेता हूं, कोई भी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड लू, हाइड्रोजन लू, हीलियम लू, अमोनिया लू, ओके, कोई भी गैस का एक मोल, कोई भी गैस का एक मोल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा एसटीपी पे। अब एसटीपी क्या होता है ये जान लो। बेटा देखो, एसटीपी एक स्टैंडर्ड कंडीशन लिया जाता है। ओके, स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग 273 केल्विन भी बोल सकते हैं। ओके, सेल्सियस और केल्विन कन्वर्ट करने आता है ना आप लोगों को? यस सर। टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 होती है, बट आप 273 लिख के बना सकते हो, ठीक है। तो एसटीपी कंडीशन मानी जाती है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। प्रेशर का यूनिट बार होता है ना, 1 बार प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार में। तो कोई भी गैस, देखो अब ये भी एक बड़ा यूनिक कैलकुलेशन है, कोई भी गैस 273 केल्विन पे और 1 बार प्रेशर पे, ठीक है ना, एनी गैस ऑक्युपाइज सेम वॉल्यूम। ओके, कोई भी गैस का आप एक मोल ले लो, कोई भी गैस का एक मोल ले लो, एसटीपी पे 22.4 लीटर ही ऑक्युपाई करेगा। ये दिमाग में एक रखिएगा। ओके, एक मोल क्लियर रहेगा दिमाग में। कोई भी गैस का एक मोल यदि आप लेते हो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन और 1 बार प्रेशर पे, तो वो गैस 22.4 लीटर ही ऑक्युपाई करेगा। चाहे हाइड्रोजन का एक मोल ले वो इतना ही लीटर, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल ले इतना ही लीटर, नाइट्रोजन का एक मोल लो इतना ही लीटर, एसटीपी पे। अब इस यूनिट को डिफरेंट और यूनिट में देख लो, 22.4 लीटर को हम लोग लिख सकते हैं 22.4 डेसीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब लिखा जा सकता है, या इसको 22,400 मिलीलीटर लिखा जा सकता है, यूज आएगी ये सब, ठीक है ना। या इसको 22,400 सेंटीमीटर क्यूब लिखा जा सकता है। दिमाग में रखिएगा ये सारे कन्वर्सन। ओके, 22.4 लीटर 22.4 डेसीमीटर क्यूब होती है, विच इज इक्वल टू 22,400 मिलीलीटर, विच इज इक्वल टू 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। ये दिमाग में रखिए। क्लियर?
अब बच्चों एक आपके पास चार्ट है, ये चार्ट आप बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा। मैं आपको फॉस्फीन का 1 मोल दे रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड चलो 2 मोल ले लेता हूँ, CaF2 का 3 मोल ले लिया हूँ। जल्दी से मुझे मोलर मास बताना सबके। मोलर मास CH3 बोले तो फॉस्फीन का, जल्दी बोले कितना होगा? 34। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 34 क्या बेटा? केजी, ग्राम, यू? ग्राम। ग्राम। मोलर मास हमेशा ग्राम में होता है, ठीक है ना। इसका हम निकालेंगे तो 31 प्लस 3 हाइड्रोजन है तो प्लस 3 यू, 34 यू हो जाएगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा 1 मोल का मास? 44 यू अब देखो ग्राम। बेटा मोलर मास, ये लफड़ा में मत फंस जाना कि 2 मोल दिया तो उसका बढ़ जाएगा, नहीं। मोलर मास होती है मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल। मोलर मास हमेशा फिक्स रहता है कोई भी गैस। 44 ग्राम लिखेंगे, यू नहीं लिखेंगे, मैं गलत लिख रहा हूँ, है ना। यदि 1 मोल का पूछा गया है 34 ग्राम। कैल्शियम फ्लोराइड कितना हो जाएगा? 40 होती है कैल्शियम की। 78 ग्राम। 78 ग्राम। फॉस्फीन गैस एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा यदि 1 मोल है तो? 22.4 लीटर। कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल है तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? 44.8 लीटर। कैल्शियम फ्लोराइड 3 है, ये तो सॉलिड होती है, कैल्शियम फ्लोराइड एक सॉलिड है तो इसका वॉल्यूम पे हम बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। गैस की ही वॉल्यूम बताई जा सकती। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, चलो फॉस्फीन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 1 मोल दिया हुआ, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ना, Na मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसको हम लोग 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल है तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 2N0। 2N0 या 2N। कैल्शियम फ्लोराइड के 3N0। चलो अब पूछा गया नंबर ऑफ एटम्स, ये ध्यान से देखना। देखो बेटा यदि मैं फॉस्फीन का 1 मॉलिक्यूल लेता हूँ, फॉस्फीन का 1 मॉलिक्यूल लेता हूँ तो उसमें फॉस्फोरस की 1 एटम होगी और हाइड्रोजन की 3 एटम। ओके, अब मैंने 1 मोल लिया है तो फॉस्फोरस के कितने एटम्स होंगे? 1 मोल एटम्स होंगे। हाँ यस सर। 1 मॉलिक्यूल में 1 एटम होता तो 1 मोल में 1 मोल एटम होंगे। हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे? 3 मोल। कार्बन के कितने एटम्स होंगे? 2 मोल दिया हुआ है। N0। 2 मोल लिया हुआ है, 1 मोल में तो N0 होगा, 2 मोल में 2N0। 2 है। ऑक्सीजन के कितने होंगे? 4N0। 4 है। ठीक है। कैल्शियम फ्लोराइड में आयंस होंगी, कैल्शियम 2 प्लस आयन कितने होंगे? 3। यस सर 3N0। 3 Na एटम्स, आयंस, है ना। फ्लोराइड के कितने आयंस होंगे? 6। 6, है ना। 3 है, यस। 1 में 2 होंगे तो 3 मोल में 6 है। ओके, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अब आ जाओ, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच आयन इन 1 मोल अल्युमिनियम फॉस्फाइड। ये सब आपके जनरल जो मोल की बेसिक है ना उसको क्लियर करने के लिए मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं है तो बाद में ध्यान नहीं लगेगा चीजों पे। तो जल्दी से बचाओ, आपको दिया गया है 1 मोल अल्युमिनियम फॉस्फाइड। अब आपको बोला कि ईच आयन कितने कितने होंगे। अल्युमिनियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे?
अल्युमिनियम फॉस्फाइड का Al2 ना ना बच्चा, अल्युमिनियम का होता है Al3+, है ना, अल्युमिनियम 3+ होती है ना। फॉस्फाइड आपने जूनियर क्लास में नहीं पढ़ा है, P3-, क्या फॉर्मूला होगा? ALP ALP अब बेटा देखो ALP दिया हुआ है, 1 मोल दिया हुआ, ठीक है ना, ये वाला 1 मोल दिया हुआ। अब देखो 1 मोल में पूछा गया हर एक आयन कितने, तो भैया मैं एक ही मॉलिक्यूल लेता हूं, मानो इसका एक ही मॉलिक्यूल लेता हूं तो एक ही आयन होगी और एक ही P3- आयन होगी। तो 1 मोल लेता हूं तो ऑब्वियस सी बात है इसकी भी 1 मोल आयन होगी और इसकी भी 1 मोल आयन है कि नहीं? Each ion in 1 mole फेरिक सल्फेट। जल्दी से फेरिक सल्फेट, देखो ये सब फॉर्मूला आपको जानना जरूरी है क्योंकि कैलकुलेशन हम लोग बाद में करेंगे इन सब चीजों पे। FeSO4 फेरिक है बेटा, फेरस होता है Fe2+, ये फेरस होता है, याद करो वैलेंसी 2 होती है फेरस की, Fe3+ फेरिक होती है। तो सर Fe2SO4 3 हाँ, Fe2SO4 होल थ्राइस। अब देखो इसमें Fe आयन कितना होगा, मतलब फेरिक आयन 2, सल्फेट आयन कितनी होगी 3। तो मैं यदि फेरिक सल्फेट का 1 मोल लेता हूं तो सर फेरिक आयन कितने होंगे, 2 मोल होंगे। सल्फेट आयन कितने होंगे, 3. ठीक है ना। ईच कॉन्स्टिट्यूएंट इन 1 मोल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का कोई फॉर्मूला बताया पड़ेगा? हाँ नहीं मालूम, विनेगर में रहता है बच्चा, पढ़े हुए हो क्लास 10th में, क्लास 10th में इसके बारे में पढ़े हो। अच्छा देख, यदि मैं इसका मान एक ही मॉलिक्यूल लेता हूं तो कार्बन के कितने एटम होंगे, 2। 2 ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे, 4 4 कहाँ है, 2 2 है ना। हाइड्रोजन के 4 4 अब मान लो मैं ये 1 मोल लिया तो कार्बन के कितने मोल होंगे, 2 ऑक्सीजन के भी 2 मोल होंगे, ठीक है ना। ये तो बेसिक चीजें थी। चलो आप ये बताओ, ये बहुत आसान क्वेश्चंस मैंने आपके नॉलेज के चेक करने के लिए जस्ट दिया है, फटाफट आप आंसर दे दो। 7200 ग्राम वाटर दिया गया, आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछा, नहीं बना बेटा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, कितनी आ जाएगी, 400 400 मोल्स, है ना। चलिए अब मानो ये वाला आपको चलो सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है, हाँ चलिए बताइएगा 220 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल्स होंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, कितना है मोलर मास, 44 44, डिवाइड कर सकते हो ना, 22 1 जा 10 जा 22 2 जा, कितने आ जाएगा, 5 मोल, है। वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ वॉशिंग सोडा, 1 मोल वॉशिंग सोडा लिया गया, उसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, क्लास 10th में पढ़े हुए, जल्दी बताओ। 10th का सब चीज, कोई जूनियर बच्चा को कैसे पढ़ाओगे, फिर आप लोगों के सामने आ जाएगा कि भैया बता दीजिए ये तो। सर N2CO3 और फिर उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी कुछ रहते हैं, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, कौन चैप्टर में पढ़े थे, चलो मुझको बता दे चैप्टर, एसिड एसिड बेस एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो देखो वाटर मॉलिक्यूल्स 1 मोल ऑफ वॉशिंग सोडा, 1 मोल लिया गया है, तो एक मॉलिक्यूल में 10 वो रहता है, तो 1 मोल में कितना रहेगा,
10 मोल है कि नहीं? चलिए ये वाला बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से। Molecular mass is defined as Sir, C. mass of one molecule of an any substance compared to the mass of one atom of carbon-12. याद करो डेफिनेशन क्या बोलता है। Mass of one molecule of any substance compared to the mass of 1/12 the mass of one carbon-12 है। मैंने बोला था ना, यदि मैं बोलता हूँ, मान लो वाटर में बोलता हूँ 18 यू बोलता हूँ, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल लगभग 18 गुना भारी है 1/12 कार्बन-12 एटम से। कोई मैच नहीं करेगा, सब गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि नहीं? बनाइए, ये क्वेश्चन आप बनाओगे, मैं नहीं बताऊंगा। प्लीज सॉल्व इट। 1 लीटर ऑक्सीजन गैस एसटीपी विल वेग, आप सभी को मालूम है एसटीपी दिया हुआ है, एसटीपी दिया हुआ है, ठीक है ना? तो एसटीपी पे एक कहानी आपको मालूम है, 22.4 लीटर कोई भी गैस ऑक्युपाई करती है। कितनी गैस रहती है? 1 मोल रहती है। तो 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी कितना वजन रहता है बोलो तो? मैंने बोला था ना, 1 मोल कोई भी गैस का एसटीपी पे 22.4 लीटर ऑक्युपाई करती है। तो 1 मोल ऑक्सीजन का कितना मास होगा बच्चा? कितना होगा? 32 ग्राम। 32 ग्राम होगा ना? देख मैंने अभी पढ़ाया था ना आप लोगों को, याद करो ये वाला जो बताया था आप लोगों को। मैंने क्या बोला था? एनी गैस, कोई भी गैस का, कोई भी गैस का आप 1 मोल लेते हो एसटीपी पे तो इतना ही लीटर ऑक्युपाई करेगा। ओके, अब मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा, मैं पूछा कि 1 लीटर ऑक्सीजन गैस कितना मास होगा उसका। तो चलिए हम जानते हैं कि यदि 22.4 लीटर ऑक्सीजन रहे एसटीपी पे तो उसका मास होगा 32 ग्राम। ओके, तो 1 लीटर रहेगा ऑक्सीजन, तो एसटीपी पे उसका मास कितना हो जाएगा? सिंपल यूनिटरी मेथड है, 32 डिवाइडेड बाय 22.4, 1.43 ग्राम। हाँ डिवाइड करो तो 22 1 जा ही आएगा, 22 2 जा तो जाएगा ही नहीं, 1.43 ही होगा। चलो ये एक अच्छी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसका ऑप्शन दे रहा हूँ, आप लोग आप बनाइएगा तो प्लीज। चलिए बनाइएगा इसको। 3 क्वेश्चन है, 3 आंसर है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस। अब इस क्वेश्चन को आप दिमाग लगा के बना सकते हो, आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला हर जगह नहीं चलता। कोई बच्चा ट्राई कर रहा है इसको कि मैं बताऊं? ट्राई करो बच्चा, मैं ट्राई करूं। सर ट्राई कर रहे हैं। हाँ हाँ करो ट्राई कर रहे हैं। करो। सर ऑप्शन बी। ना, देख सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट। किसने जवाब दिया? आदित्य। वेरी गुड। तो क्या है, यदि मैं इसको फॉर्मूला वाइज ही आपको बता दूं, बाद में मैं आपको डायरेक्ट मेथड भी बताता हूँ दिमाग में कैसे बन जाएगा। आपसे पूछा है कि कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस में। ओके,
आपने फॉर्मूला पढ़ा है, गिवन मास बाय मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है। आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। देखिए बेटा, गिवन मास आपको दिया गया है 14 ग्राम, यदि आप उसको डिवाइड करोगे नाइट्रोजन गैस से, नाइट्रोजन गैस N2 होती है तो 28 ग्राम होगा ना, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 28 ग्राम इज इक्वल टू क्या पूछा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा तो ठीक है भैया, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का तरीका हो जाएगा, ये कट जाएगा 1/2 और इंटू Na आ जाएगी। तो पहला तो Na/2 आ रहा है, ओके गॉट इट, पहला तो Na/2 आ रहा है। अब इसको एक डायरेक्ट बनाने का तरीका क्या रहता, देखो 28 ग्राम नाइट्रोजन, यदि आप 28 ग्राम नाइट्रोजन लेते हो तो मतलब 1 मोल नाइट्रोजन ले रहे हो, तो 1 मोल नाइट्रोजन में कितना रहता है, Na मॉलिक्यूल्स रहेगा, और आपको क्वेश्चन में जस्ट कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, तो भैया 28 का आधा मतलब Na/2, तो भैया पहला ऑप्शन तो हमको मिल ही रहा है, चलो Na/2। दूसरा क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 18 ग्राम वाटर। अब बच्चों 18 ग्राम वाटर कितना मोल होता है बोलो तो, 1 मोल होता है कि नहीं, Yes, sir. Yes, sir. 1 मोल होता है, यस सर। तो 18 ग्राम वाटर 1 मोल होता है। बट क्वेश्चन आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, क्वेश्चन देखो कैसे फंसाया, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, तो वाटर का मैं 1 मॉलिक्यूल लेता हूं तो इसमें टोटल कितने एटम होते हैं, 3 एटम होते हैं ना, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन के, तो 3 एटम हो, तो 1 मोल मॉलिक्यूल लोगे तो उसमें कितने एटम होंगे, 3 मोल एटम होंगे, तो 3Na आ गया। लास्ट वाला नंबर ऑफ क्लोराइड 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड, यदि कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास निकालोगे 40 प्लस 35.5 इंटू 2 70 नहीं कितना आएगा, 71 आएगा, ओके, तो आएगा 111 ग्राम ही आएगा, मतलब कैल्शियम क्लोराइड भी 1 मोल ही लिया गया है, तो 1 मोल लिया गया तो उसमें क्लोराइड आयन कितना होगा, 2 मोल होगा, बन गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन 160 ग्राम ऑफ इट, कैसे बनेगा वाला, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, बताओ। How many moles of sodium hydroxide are present in 160 gram of it? How many moles of sodium hydroxide are present in 160 gram of it? नहीं बना अभी तक, 4 होगा ना, number of moles is equal to given mass by molar mass। Yes, sir. 4. 160 ग्राम है गिवन मास, मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का यदि आप ऐड करते हो तो 23 प्लस 16 प्लस 1 40 आती है, ये सब का याद रखना, ठीक है ना, जो जो सम बनाते चल जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, एग्जाम में आप जोरोगे नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन फास्ट करनी है आपको। 4 ग्राम नहीं होगा, 4 मोल बनाई वाला। What is the mass of 2.5 moles of slaked lime? Slaked lime किसको बोलते हैं? Calcium carbonate. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बन में लाइमस्टोन बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ट लाइम। चलिए बनाइए, मास पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, ओके, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, मोलर मास इसका निकालोगे तो कितना आ रहा है, 74 अच्छा बच्चों ये वाला निकालने आता है ना आप लोगों को, जैसे कि ब्रैकेट है तो देखो 40
एक एटम का मास 16 U होता है तो एक मोल एटम का मास 6 ग्राम होगा, है ना। तो Na एटम ऑफ ऑक्सीजन का 16 ग्राम है, तो एक एटम ऑफ ऑक्सीजन में कितना होगा? 16 1 में 16 16 डिवाइडेड बाय 6 into 10 to the power 23 ले लेते हैं, चलो 6.022 भी नहीं लेते हैं, तो 6 से इसको काटोगे तो कितना आएगा? 6 to the 12, है ना, 40, 6 to the 36, 2.6 into 10 to the power 23 ग्राम आया। चलो आप मुझे इसका 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का बता दो। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का बता दो। देखो Na 1 molecules of oxygen gas ग्राम। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मैं बात करूं तो 32 U होता है, तो एक मोल O2 का बात करूं तो कितना होगा? 32 ग्राम। तो Na मॉलिक्यूल ऑफ O2 गैस 32 ग्राम होगा, तो एक मॉलिक्यूल का कितना होगा बालक लोग? बत्तीस डिवाइडेड बाई Na मतलब 20, 6 3 18, है ना, 10 to the power -20, ठीक है। इस क्वेश्चन को बताओ तो कैसे बनाएंगे? मैं नहीं बताऊंगा, आप बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ क्वेश्चन बनाने से पहले। अभी तक जो मैं कर रहा था जस्ट आपके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवा रहा था। यदि मैं ये निकाल लेता हूं कि 1.6 ग्राम मीथेन में तब तो मैं निकाल लूंगा। एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इससे मानो जितने सारे निकलेंगे into 10, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन निकालना है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल, ये वाला नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है, गिवन मास बाय मोलर मास, ये भी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है। तो देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, गिवन मास 1.6 दिया हुआ है, मीथेन का मोलर मास कितना होता है? 17, 16 होगा, ठीक है, 16 ग्राम, 1.6 डिवाइडेड बाय 16, ओके। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यदि मुझसे पूछ रहा है 1.6 10 बार में कटेगा, ठीक है। अब मैं ऊपर भेजूंगा तो Na/10 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स आ गए मीथेन के। अब बच्चों ध्यान से देखो, इतने मॉलिक्यूल्स आ गए मीथेन के, तो एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इतने सारे मॉलिक्यूल में कितने होंगे? into 10 होगा कि नहीं? एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने सारे मॉलिक्यूल में कितने होंगे? into 10, तो Na इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आंसर आएगा Na। ट्राई करो आप लोग इस सम को, मैं नहीं बताऊंगा भैया, प्लीज बनाओ इस सम को। Calculate the number of molecules in 11.2 liter of sulfur dioxide at STP.
Na/2। Na/2। अरे भैया साफ समझ आ रहा है कि मतलब यदि इसको डायरेक्ट भी बनाया जाए तो 11.2 लीटर दिया हुआ है एसटीपी पे, ठीक है ना। हम सभी को मालूम है यदि हम 22.4 लीटर लेते हैं एसटीपी पे तो कितना मोल होता है? 1 मोल होता है। और सीधा 22.4 का क्या है? आधा है, तो आधा है तो कितना है? Calculate weight of Avogadro number of molecules of calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट के एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, उसका वेट पूछा है आपसे। अच्छा, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए मतलब कितना? 1 मोल, 2 मोल, कितना मोल? सर 1 मोल। 1 मोल। मुझे पूछा है वेट ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब एक्चुअली क्या हमसे पूछा है? हमसे 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मास पूछा है। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालना, इसका मतलब क्या है? मुझे उसके पहले 1 मॉलिक्यूल का यदि मैं मास निकाल लूं तो 40 प्लस 12 प्लस 16 से 48 और 100 यू आ गया 1 मॉलिक्यूल का। तो 1 मोल मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। डू दिस सम, ये सम को आपको डायरेक्ट बना लेना चाहिए या आप फॉर्मूला लगाओ, जैसे भी लगाओ, पट बनाओ। Calculate volume of 20 gram of hydrogen gas at rest. सर ऑप्शन ए। वेरी सिंपल है ना। तो क्या है, आप सभी को मालूम है कि 1 मोल ऑक्युपाई करती है 22.4 लीटर। ओके, सिंपल दिमाग लगाओ, 1 मोल 22.4 लीटर ऑक्युपाई करती है। तो हाइड्रोजन गैस का 1 मोल का कितना मास होता है? 2 ग्राम होगा ना। H2 गैस है तो ये मोल मास कितना है? 2 ग्राम, तो 10.4 लीटर का। यदि मैं इसको 10 से इंटू तो इसको से इंटू कर दूंगा, 20 ग्राम कितना? 224 लीटर बनेगी, है ना। सिंपल दिमाग है ना। 20 ग्राम पूछा है एसटीपी पे कितना ऑक्युपाई करेगा। आप सभी को मालूम है 2 ग्राम 22.4, तो 10 गुना किए तो इसको भी 10 गुना कर दिए। अब यदि आप डायरेक्ट फॉर्मूला से बनाना चाहते हो तो फॉर्मूला कब तक लगाओगे? दिमाग तो लगाने, इसको बनाओ। Calculate number of atoms in 5.6 liter of monoatomic gas, diatomic gas. क्या होगा? सर बी। बी। यस सर। यस सर, मेरा भी शायद B। अच्छा, एक बात बताओ, आपने डायरेक्ट बनाया कि फॉर्मूला लगाया, ये मुझे बताओ। सर फॉर्मूला। ठीक है, चलो ठीक है, आप लोगों ने फॉर्मूला लगाया, वेरी गुड। फॉर्मूला आप लोग सभी को मालूम है, बट मैं आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा कैसे इस क्वेश्चन को देखते ही बनाया जा सकता है। आपसे पूछा गया कितने सारे एटम्स होंगे 5.6 लीटर ऑफ मोनो एटमिक गैस में और डाई एटमिक गैस में। मोनो एटमिक गैस मतलब हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, मतलब इसके जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही एटम्स होंगे, क्योंकि मोनो एटमिक होती है।
डाई एटमिक गैस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इसके जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसके दुगने एटम्स होंगे। बट अब देखिए क्या है, मैं सिंपल आपको लॉजिक बताता हूँ। देखो एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं ना जो डायरेक्ट कट जाता है। मुझे एक बात बताओ, 22.4 लीटर को यदि मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो कितना होता है बोल दो? 5.6 लीटर। मतलब मैं 4 टाइम्स कम लिया हूं लीटर, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स भी जो है 4 टाइम्स कम होगा। दिमाग चल रहा है ना? मॉलिक्यूल्स भी 4 टाइम्स कम होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? यदि मैं 22.4 लीटर लेता तो कितने मॉलिक्यूल्स रहते? Na मॉलिक्यूल्स रहते। मैं 22.4 को डिवाइडेड बाय 4 किया तो Na को भी डिवाइडेड बाय 4 किया, इतने सारे मॉलिक्यूल्स हो गए। बट हीलियम के केस में मोनो एटमिक गैस है तो जितने सारे मॉलिक्यूल उतने सारे ही एटम्स। बट डाई एटमिक गैस के केस में जितने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके दुगने एटम होते हैं, तो इनको दुगना करेंगे एटम तो डिवाइडेड बाय 2, तो Na/2 तो डायरेक्ट बन जाता है ये क्वेश्चन। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, कोई दिमाग में बना लेगा। 22.4 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 5.6, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी Na/4 होंगे, ठीक है। अब इसको आप फॉर्मूला से बनाना चाहो तो फॉर्मूला से ही बना सकते हो, आपकी मर्जी है ना। पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। ओके, वॉल्यूम एट एसटीपी दिया हुआ है 5.6, एवोगाड्रो नंबर मालूम है, ये वाला आपको निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इनटू 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम। Calculate number of atom of each element present in 122 gram of potassium chlorate। पोटासियम क्लोरेट का फॉर्मूला अभी बताया था, क्या होता बता तो? KClO3। Calculate number of atoms of each element present in 122.5 gram of potassium chlorate। देख लो, मान लो मैं पोटासियम, जल्दी से बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। ईच एटम कितने होंगे, जरा दिमाग लगाओ। हर एक एटम कितना कितना मोल है? सोचो, थोड़ा सोचो। इतना ग्राम दिया हुआ। मान लो मैं पोटासियम क्लोराइड का एक ही मॉलिक्यूल लेता हूँ, उसमें एक पोटासियम का मोल रहेगा, Cl का भी एक मोल रहेगा, ऑक्सीजन एटम का 3 मोल रहेगा। ओके, अब पोटासियम क्लोरेट मान लो मैं 1 मोल लेता हूँ। ओके, तो इसके 1 मोल एटम, इसके भी 1 मोल एटम, इसके 3 मोल एटम। अब बच्चों पोटासियम क्लोरेट का यदि मैं आपको याद करवाऊं तो आज ही मैं याद करवाया आप लोगों को, इसको याद रखिएगा। कितना आ रहा है? So 122.5। मतलब ये वाला क्वेश्चन में आपको 1 मोले तो दिया हुआ है, 1 मोल दिया, तो मतलब पोटासियम में कितने एटम होंगे? Na एटम्स होंगे, Cl के भी Na एटम्स होंगे, ऑक्सीजन के 3 है ना, समझ आई? तो ये कुछ मोल कॉन्सेप्ट के सिंपल एप्लीकेशन है, जो न्यूमेरिकल बताया। अब उसको डायरेक्ट फॉर्मूला लेके नहीं बनाना, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि एग्जाम में जो आपके मोल के क्वेश्चन आएंगे ना बेटा, तो बहुत हाई कोई न्यूमेरिकल एबिलिटी वाली नहीं होगी, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन हाई नहीं होगा, उसमें तो आपको दिमाग लगा के बना लेना पड़ा। देखो, आप जब एक जेई का एग्जाम दोगे, मतलब आईआईटी वाला एग्जाम दोगे, मेडिकल वाला एग्जाम दोगे, तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट के साथ आपके ब्रेन को भी चेक कर रहा हो, ये बच्चा कितना जल्दी कोई काम कर सकता है। तो फॉर्मूला आपके एग्जाम को नहीं निकाल सकता है, फॉर्मूला अपनी जगह, बट फॉर्मूला से कॉन्सेप्ट को निकाल के चीजों को जल्दी बनाना है। चलिए अब आते हैं एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट पे, परसेंट कंपोजिशन।
कोई भी चीज एक एलिमेंट में कितना परसेंट है, जैसे कि देखो आप लोगों ने डिस्कस तो थोड़ा मैंने किया था शायद आपसे। मानो मैं कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूँ, ओके, और मुझसे कोई पूछ लिया कि सर इसमें परसेंट कार्बन कितना है, तो परसेंट कार्बन निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं कार्बन का कितना मास है वो लिखूंगा ऊपर में, कार्बन का कितना होगा 12। यदि मान लो एक ही मॉलिक्यूल लेता हूँ 12U, मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की मास कितनी है, इसको सॉल्व करोगे तो 27.27 आएगा। उसी प्रकार परसेंट ऑक्सीजन पूछ लिया गया, तो भैया 2 ऑक्सीजन है तो 16 16 32U डिवाइडेड बाय 44U इनटू 100। ओके, तो ये परसेंट कॉम्पोजिशन इज ए डायरेक्ट क्वेश्चन तो कभी आते नहीं है, बट हाँ इनका एप्लीकेशन आएगा बहुत न्यूमेरिकल में। चलिए इसको बनाओ तो कितना होगा, कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। चलिए बनाइए, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बनाओ इसको। Calculate the percentage composition of nitrogen in urea. परसेंट नाइट्रोजन पूछा गया है यूरिया। ऑप्शन ए सर। यस, यूरिया का फॉर्मूला शायद यदि आपको याद हो तो अभी मैंने बताया था NH2CO NH2 होती है। इसकी मॉलिक्यूलर मास आती है 60, ठीक है ना, 60 आएगी, एक मॉलिक्यूल ही पकड़ के चलता हूँ, चलो 60U आएगी। नाइट्रोजन सब मिलाया कितना है इसमें, एक नाइट्रोजन का 14, दो नाइट्रोजन का 28, तो 28 है ना, यू लिया हूं तो यू ही लिखता हूं, इंटू 100 है ना, कुछ भी करेंगे 50% से कम ही आएगा आंसर, है ना। ये वाला बताओ तो, फाइंड द परसेंटेज मास ऑफ वाटर इन वॉशिंग सोडा क्रिस्टल। वॉशिंग सोडा कितना रहा, वॉशिंग सोडा का मॉलिक्यूलर मास 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 180, 10 इंटू 18, ठीक है ना, डॉट 10H2 ऐड करना है 180, 18 इंटू 10, 23 टू जा 46U हो गई, 58 हो गई, 58 और 48 हो गया आपका 50, 106 और 180, 106 और 180, 286, 286 ठीक है ना। तो परसेंट वाटर कितना होगा 62.9 180 डिवाइडेड बाय 286 इंटू एक छोटी सी चीज हम लोग देख लेते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होती है, ठीक है ना। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होती है वो बताने से पहले कुछ चीज मैं आपको बताता हूँ। मान लो मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन परऑक्साइड का कोई फॉर्मूला बताएगा मुझे,
नहीं मालूम? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला नहीं मालूम? ग्लूकोज का फॉर्मूला मालूम है? चलो ग्लूकोज का बताओ। C6H12O6। ठीक है, मैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखता हूं तो C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ठीक है ना, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। Got it? अब देखिए मैं इसमें यदि कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो निकालूं तो क्या आएगा? 6:2. 1:2:1। तो सिंपल रेशियो मैं निकाल दिया, और यदि वो सिंपल रेशियो के हिसाब से आप फॉर्मूला लिख देते हो तो कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया और ऑक्सीजन 1 हो गया, तो CH2O। तो हम लोग इसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। समझे बात को? तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होती है? एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला होती है कंपाउंड की, किसी भी कंपाउंड की एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला होती है, और एंड इट रिप्रेजेंट द सिंपल होल नंबर रेशियो। मतलब एक होल नंबर रेशियो के फॉर्म में यदि हम एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला को लिख देना तो हम बोलेंगे हमने उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखा। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि चलो आप एसिटिक एसिड का एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा बताना? सर सेम ही रह जाएगा। सेम ही रह जाएगा। कैसे? देखो कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का यदि मैं रेशियो निकालता हूं तो कार्बन कितना है? 2 है। हाइड्रोजन कितना है? 4 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। 2. कटेगा ना? 1:2:1 होगा कि नहीं? ओके, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला एसिटिक एसिड का कोई पूछा तो CH2O। समझ गए? उसी प्रकार एम्पेरिकल मास होती है, कभी कल एम्पेरिकल मास भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो एम्पेरिकल मास इज नथिंग, बस आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास लिख देना। जैसे क्या होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास निकालते हैं तो 180 आता है ना, 180 U आता है मॉलिक्यूलर मास। यदि आप इसका मास निकाल दोगे तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हो जाएगा, है ना। कितनी आ जाएगी? 12 2 14 14 और 16 है कि नहीं? गॉट इट? चलो यदि मैं आपको बोलूं कि चलो मुझे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का H2O2 होती है, इसका मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ। HO। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा? 17। गॉट इट? तो दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो फिलहाल मैं आज इतना ही रहने देता हूं, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला से आगे थोड़े कैलकुलेशंस और हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला के। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला को इन डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए थैंक यू, मिलेंगे Thank नेक्स्ट। you, sir. बाय बाय। Thank you, sir.